तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर 4 मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये कंप्लीट कर दिया था। उम्मीद है आप सब ने देख लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर कल हमने अपलोड कर दिया था। और अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज़ कीजिए दोबारा, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, वो आपका अच्छी तरीके से याद हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको तुरंत जब हम इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्स के तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी से याद आ जाए। कल मुझे किसी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि आप क्लास से पहले थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। तो ऐसा है कि मोटिवेशन जो है वो जब अंदर से आएगा, जब आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट करेगी, तो वही मोटिवेशन सबसे सुगम होगा और वही मोटिवेशन लंबे समय तक चलेगा, कारगर होगा। एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अपना काम करने के लिए मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप देखते होंगे कि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो बिना मोटिवेशन के सुबह उठते ही अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो आप भी मोटिवेट अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 5 है हमारा इलेक्शन यानी चुनाव। तो हमने एक्ट के अंदर जो पहला चैप्टर था उसके अंदर उसका नाम और प्रसार क्या है वो कर लिया। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर था उसमें रजिस्ट्रार क्या होता है, किस तरह से सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, वो कर लिया। उसके बाद में मेंबरशिप आई। फिर जो है मैनेजमेंट का चैप्टर हो गया 4th, और 5th जो है अब मैनेजमेंट आ गया है। तो मैनेजमेंट के बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी? चुनाव आएगा, कि मैनेजमेंट को जो है चुना कैसे जाए। तो चुनने की लिए जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो इसके अंदर सेक्शन 32 है इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समिति का चुनाव। तो सहकारी समिति का चुनाव जो है इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों के हिसाब से होगा। मतलब जो बाईलॉज कमेटी ने समिति ने जो निर्धारित किए हैं सोसाइटी ने, उसके अनुसार होगा। और ये जो नियम है इसके अंदर जो एक्ट के अंदर जो नियम दिए हैं उसके हिसाब से ये जो इलेक्शन करवाया जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि इलेक्शन जो है उसका इंट्रोडक्शन 32 सेक्शन 32 में दिया हुआ है कि इलेक्शन के लिए गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी। यानी बाकी इसके बाद में जितनी भी धाराएं आएगी वो उसके हिसाब से इलेक्शन होगा, ये 32 में मेंशन किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है रूल्स जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। इतने सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे 32 है वो लागू होगा, इसको अलग से बताया गया है, जबकि ऑब्वियसली 33 और उसके बाद के आएंगे तो वो लागू तो होंगे ही। नेक्स्ट है सेक्शन 33 स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एंड इट्स फंक्शन। तो जितने भी सहकारी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से चुनाव हो, इसके लिए सरकार जो है इलेक्शन अथॉरिटी जो है उसको बनाती है। और इलेक्शन अथॉरिटी आपको पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कौन बनाता है? स्टेट बनाता है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। और वो फंक्शन कैसे करती है? राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया के लिए राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण नियुक्त करती है। ऑब्वियसली जोनल रजिस्ट्रार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनल रजिस्ट्रार चुनाव संचालन और निगरानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जिस जगह पर आपकी सोसाइटी वर्क कर रही है या जहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, उस जोन के जो रजिस्ट्रार हैं, जोनल रजिस्ट्रार हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके निगरानी के अंदर जो है इलेक्शन को करवाया जाए, ताकि फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो सके। इसके बाद में एक यूनिट अधिकारी को जो है अपॉइंट किया जाता है, चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन और संचालन में सहयोग करते हैं। ये जो जोनल रजिस्ट्रार हैं ये निगरानी करते हैं, ये वहाँ पर जाकर के चुनाव नहीं करवाएंगे। लेकिन ये जो यूनिट ऑफिसर है, अगर किसी सोसाइटी के अंदर इलेक्शन है ना, तो यूनिट ऑफिसर की वहाँ पर ड्यूटी लगेगी और ये सारी की सारी प्रक्रिया का जो संचालन होगा वो ये करेंगे। ठीक है, ये जोनल रजिस्ट्रार के निर्देशन में कार्य करते हैं। ऑब्वियसली ये यूनिट ऑफिसर जो हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? जोनल रजिस्टर के अंडर में काम करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं, जो भी चुनाव किस तरह से होना है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, उसकी गाइडलाइन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जोनल रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा? अपनी निगरानी में चुनाव करवाएगा। और जोनल रजिस्ट्रार किसको अपॉइंट करेगा? इसके लिए यूनिट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्शन 34, प्रिल्यूड टू द इलेक्शन, यानी चुनाव की तैयारी। अब हमने यूनिट ऑफिसर भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है, जोनल रजिस्ट्रार अपनी निगरानी में चुनाव करवा रहा है। कोई सोसाइटी है जिसकी मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहाँ पर यूनिट ऑफिसर भेज दिया। अब यूनिट ऑफिसर को भेजने के बाद में क्या होगा कि सहकारी समितियां प्राधिकरण को, यानी जो इलेक्शन अथॉरिटी है, उसको आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, हमने कल भी देखा था जब रिकॉर्ड्स की जब्ती में आया था, तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी होती है, सीईओ की होती है। और मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी में सीईओ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो चेयरपर्सन होता है, यानी अध्यक्ष जो होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के लिए जो है सारी जानकारियां प्रदान की जाए। चुनाव में कौन कौन सी जानकारियां चाहिए, कितने मेंबर्स हैं, उनकी नामावली तैयार करना है, डेट तैयार करना है, और बाकी जितने भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो चुनाव में काम में आएंगी, उन सब को उनका रिकॉर्ड तैयार करना है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफिसर। अब ये इलेक्शन ऑफिसर जो है वो 35 में आएगा। जो अभी हमने पहले देखा था, यूनिट ऑफिसर और इलेक्शन ऑफिसर जो है एक ही चीज़ है। प्राधिकरण चुनाव संचालित करने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है कि वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर को भेजा जाए जो अपने संचालन के अंदर जो है चुनाव को संपन्न करवाए। लेकिन ये जो चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है वो जो है कोई भी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी वहाँ पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनमें से कोई नहीं होना चाहिए, या फिर कोई मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, ये कौन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही ये उस सोसाइटी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को जो है इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 36, इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अब चुनाव हो रहे हैं, हमने यूनिट ऑफिसर भेज दिया, वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर जो है उसको भेज दिया, लेकिन जो सोसाइटी है उसके चुनाव का खर्चा कौन उठाएगा। चुनाव के अंदर काफ़ी तरह के खर्चे होते हैं, आपको बैलेट पेपर लाना है, बॉक्स लाने हैं, वहाँ पर कर्मचारियों को भी बिठाना है जो चुनाव की प्रक्रिया के अंदर सहयोग करें, फेयर एंड एकदम फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी जो भी खर्चे आएंगे वो इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल वे नहीं करेगी, वो किसके द्वारा किया जाएगा, संबंधित समिति या फिर संबंधित सोसाइटी जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर जो है इलेक्शन का जितना भी खर्चा होगा। समिति जब आप मान रहे हैं तो ये सोसाइटी है, मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, कौन है, सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो यहाँ का जो इलेक्शन का सारा खर्चा है वो वहन करेगी। नेक्स्ट है पावर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन, यानी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पावर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जारी करने की शक्ति। प्राधिकरण चुनाव संचालन के लिए और निष्पक्ष और पारदर्शी निर्देश जारी कर सकता है। अगर इलेक्शन अथॉरिटी को ये लगता है कि ये निर्देश जरूरी है वहाँ पे फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। किसी को जैसा होता है, हम आप पंचायत के चुनाव देख लो, एमएलए के चुनाव देख लो, लोग वहाँ पर पैसे बांटते हैं या फिर और किसी तरह की ऐसी गतिविधि करते हैं जो विधि सम्मत नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्शन अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि वो आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो अपनी तरफ से जारी कर सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो ये हमारा चैप्टर 5 था। चैप्टर 5 के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर 6 आता है, प्रिविलेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समितियों के विशेषाधिकार। यानी जब सरकार जब सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देती है तो उसका मेन मकसद यही होता है कि आप, एक मिनट, तो उसका मोटिव ये है कि जो गरीब वंचित लोग हैं या फिर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की हो। तो उसकी आर्थिक तरक्की के लिए जब इस प्रकार की सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं ताकि एक ही इंटरेस्ट के लोग आएँ, आकर के सोसाइटी बनाएं, सोसाइटी बना के काम करें, तो उनको कुछ विशेषाधिकार देने की बिल्कुल ज़रूरत होती है ताकि ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो रन कर पाए। अगर मान लीजिए आपने जाकर के एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बनाने के बाद में कोई वहाँ पर लोन लेने के लिए आया, और लोन लेने के लिए आपने गाँव में सोसाइटी बनाई है, वहाँ पर कोई पंच जो है वो लोन लेने के लिए आता है, आपने उसको लोन दे दिया मेंबरशिप मिलने के बाद में, और वो उसे चुकाने के लिए मना कर देता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप जाकर के
सीधा जो है सोसाइटी जो है वो जाकर के वहाँ पर झगड़ा नहीं करेगी। इसके लिए उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि ये अधिकार के तहत वो अपनी फंक्शनिंग कर सकें, इजी हो जाए और ये सहकारी आंदोलन के हित में हो। तो सबसे पहला क्या है, सहकारी समिति को अपने सदस्य, पूर्व सदस्य या गारंटर से बकाया वसूली का प्राथमिक अधिकार रहेगा। यानी अगर आपने किसी इंसान ने वहाँ पर जाकर के लोन लिया है तो लोन की चुकाई जो है वो अपने मेंबर से कर सकती है, या फिर पास्ट मेंबर से कर सकती है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गारंटर बनने का बहुत शौक होता है कि भाई इसको लोन दे दो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये चुका देगा। और किसी केस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा कि मुझे बहुत सारे लोगों के गारंटर बन जाते हैं। ऐसे केस में अगर किसी सदस्य ने लोन लिया है और वो नहीं चुका पा रहा है तो यहाँ पर किससे वसूली की जाएगी, गारंटर से वसूली की जाएगी। बिल्कुल ये इसके सेक्शन 38 के प्रावधानों में है कि आपने गारंटी दी है, तो किसी ABC ने गारंटी दे दी, बहुत सारे लोगों की गारंटी दे दी और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो उनकी जो है संपत्ति से ये लोन की वसूली की जा सकती है। ये अधिकार फसल, पशु, उपकरण और गारंटी पर रखी गई संपत्ति पर लागू होगा। ये 38 जो है ना वो मूवेबल जो है वो सारे के सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी लागू होता है। यानी फसल पे, पशु पे, उपकरण पर और गारंटी पर रखी गई संपत्ति पर लागू होगा। आपकी फसल है, आपने लोन नहीं चुकाया एक निश्चित अवधि के लिए, तो कटी हुई फसल आपने जब एक ऐसे पूरा ढेर लगा करके रखते हैं खेतों में, तो सहकारी समिति जाकर के उस ढेर को उठा के ला सकती है, या फिर किसी ने अपनी गाय भैंसें जो है वहाँ पर बोल रखा है, दे रखी है कि भाई मेरे पास में ये 2 भैंसें हैं और अगर मेरा लोन चुकता नहीं हो तो आप इन भैंस को लेके जा सकते हैं। तो ऐसी केस में ये सोसाइटी जो है वो पशु को भी ले जा सकती है, ट्रैक्टर वगैरह को भी ले जा सकती है, और गारंटी पर अगर आपने कोई और ऐसी चीज रख रखी हो मूवेबल, उसको भी ये जब्त कर सकती है। संपत्ति स्थानांतरित करने के लिए समिति की लिखित अनुमति आवश्यक है। यानी जो चीज आपने किसी ने लोन लेते समय सोसाइटी को बता रखा है कि मेरे पास ये वस्तुएं हैं, मेरे पास में गाय है, भैंस है, फसल है, ट्रैक्टर है, या फिर इसके अंदर और भी चीज़ें आती है, जैसे अगर पशु है आपके पास तो आपके पशु का गोबर का ढेर है, उसको भी समिति लेकर के जा सकती है। आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार की भी स्कीम आई थी, उसके अंदर सरकार जो है वो गोबर भी खरीद रही थी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ले जा सकती है, और समिति की लिखित अनुमति आवश्यक होगी स्थानांतरित करने के लिए। यानी अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने भैंस वहाँ पर गिरवी रख करके लोन उठाया है, तो आप भैंस किसी को बेच नहीं सकते, ट्रैक्टर किसी को बेच नहीं सकते, फसल जो है वो आपकी उठाई जा सकती है, वो आप नहीं बेच सकते। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक फसल को रख करके, गिरवी रख के वहाँ से लोन उठाया है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी की रिटर्न परमिशन चाहिए, लिखित अनुमति चाहिए, तभी आप इसका स्थानांतरण कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो है मूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए, मूवेबल एसेट्स के लिए। जो इमूवेबल एसेट्स हैं वो सेक्शन 39 में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूवेबल है वो किस में है, सेक्शन 38 में, और इमूवेबल जो है वो 39 में है। यानी ऋण लेने वाले सदस्यों की अचल संपत्ति पर अधिकार, यानी ऋण लेते समय सदस्य अपनी अचल संपत्ति पर सहकारी समिति के लिए चार्ज घोषित करेंगे। जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहां पर आपको ये देखा जाएगा कि आप इस लोन को कैसे चुकाएंगे। आपके पास अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मकान है, खेत में बना हुआ, या फिर ज़मीन है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर चार्ज घोषित करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये जो है ये मैं घोषित करता हूँ कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन फ्यूचर अगर लोन नहीं चुका पाया कोई तो इसको जब्त किया जा सकता है। ये चार्ज भविष्य में लिए गए किसी भी ऋण के लिए लागू होगा। अगर आपने लोन ले लिया तो उसके बाद में ये चार्ज जो है वो लागू रहेगा। संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाई जाएगी जब तक समिति की अनुमति हो। यानी सेम चीज यही है कि आप जो है अपनी जो प्रॉपर्टी जिसके एवज में आपने लोन ले रखा है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि जो सोसाइटी है वो आपको परमिशन ना दे। सोसाइटी की परमिशन के बिना आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ऐसे होशियार नहीं बन सकते कि
लोन उठा लिया यहाँ से और लोन उठाने के बाद में मैं खेत को जा करके बेच दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो है, जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर जा कर के लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपने चार्ज दे दिया अपनी प्रॉपर्टी को, चार्ज यानी भार दे दिया कि ये जो है मेरे ऋण के एवज में इसके ऊपर भार है, तो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी के अधिकार में आ जाएगी। और जैसे ज़मीन वगैरह है तो उसके लिए आपके जो पटवारी हैं, तहसीलदार है, वहाँ पर जो भूमि लेखा होता है उसके अंदर इसको नोट करवा दिया जाएगा कि इस ज़मीन पे इतना लोन उठा हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 40, वेस्टिंग ऑफ लैंड्स इन जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे किसान हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है। किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी पे 7 है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 बीघा है। तो ये जब खेती करते हैं तो इनको इस खेती से इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो अपना घर चला सकें, या फिर ये जो खेती है वो इनके काम में आने लायक नहीं है। तो ऐसे में ये लोग मिल कर के एक जॉइंट एग्रीकल्चर फार्मिंग सोसाइटी बनाते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, तब मिलने के बाद में एक खेत, जो इनके आसपास के खेत हैं उनको पूरा एक सोसाइटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद में जैसे यहाँ पर 200 बीघा या फिर 500 बीघा खेती हो गई, 500 या 200 बीघा हो गई, तो उसके बाद में यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स बन गए और प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर खेती करते हैं कि इतनी दूरी के अंदर हमें बाजरा बोना है, इतनी दूरी के अंदर हमें गंवार बोना है, मूंग मोट बोना है। फिर ये सोसाइटी चाहे तो ये सब से जो है अनुदान लेकर के एक ट्रैक्टर भी लेकर के आ गई, कुछ मजदूरों को भी यहाँ पे लगा दिया, सिंचाई जो है उसके लिए इन्होंने कनेक्शन ले लिया। अब अगर अलग अलग लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो अगर पहले वो खेती करते तो उन्हें 10 ट्यूबवेल की ज़रूरत होती, लेकिन अब जो है क्योंकि उनके पास में जॉइंट एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी है, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो सोसाइटी बनती है उसको बोलते हैं जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी, यानी संयुक्त खेती समिति। तो संयुक्त खेती समिति के सदस्यों द्वारा भूमि को समिति में हस्तांतरित करने के लिए पंजीकृत समझौता करना आवश्यक है। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो सब रजिस्ट्रार हैं, कौन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी के अंदर जो भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो सब रजिस्ट्रार के पास होता है। तो ये सारे लोग जाकर के सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और अपनी जो ये ज़मीन है इंडिविजुअली उसको रजिस्टर करवा देंगे, किसके अंडर, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी के पास में, सब रजिस्ट्रार के पास में जाकर के रजिस्टर करवा देंगे कि हम यहाँ पर जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन के बाद में ये एक सोसाइटी के अंडर आ जाएगी ये सारी ज़मीन। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है कि हम इतने समय के लिए जो है जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास में मुनाफा हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो इतने समय के बाद में हम वापस से अपनी ज़मीन इस सोसाइटी से निकलवा लेंगे। तो जैसे ही इसकी अवधि समाप्त हो जाती है, अवधि समाप्त होने के बाद में जिसने जितनी जितनी ज़मीन इस फार्मिंग सोसाइटी में दी थी, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी में, वो उनको वापस मिल जाती है। सरकारी भूमि को वापस करना होगा। अब क्या होता है कई बार कि हमारे पास ज़मीन तो बन रही है 100 बीघा, और 100 बीघा बनने के बाद में यहाँ पर हमारे पास ज़मीन तो है 100 बीघा, लेकिन पास में पता चला कि यहाँ पर एक जो है गांव का कुछ सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, जो ताल वगैरह हम बोलते हैं, ताल की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है। तो कई मेंबर जाकर के बोलते हैं कि चलो भाई इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ के इस ज़मीन को भी अपने अंदर ले लेते हैं। या फिर गवर्नमेंट द्वारा किसी को लीज पे कोई ज़मीन दी गई है, अब लीज पे ज़मीन दी गई है, पट्टे पे दी गई है, वो उसका मालिकाना अधिकार नहीं है और उसको वो जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी में रजिस्टर करवा देता है, तो ये मान्य नहीं होगा। इस भूमि को वापस से ले लिया जाएगा। जिस पर्पज़ के लिए दी गई है आप उसी पर्पज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सरकारी ज़मीन जो आपको पट्टे पे दी गई है या फिर सरकार की गोचर की भूमि है, ताल की भूमि है, उसको आपने इसके अंदर रजिस्टर करवाया, तो ये ज़मीन आपको वापस करनी होगी। इसको आप सोसाइटी में नहीं रख सकते। ये जो है सेक्शन 40 में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है हमारे पास में डिडक्शन फ्रॉम सैलरी टू मीट सोसाइटीज क्लेम ऑन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में समिति के दावों को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती। कई बार ऐसा होता है कि किसी मेंबर ने सोसाइटी से लोन ले लिया और वो कहीं पर काम करता है, कहीं का कर्मचारी है, कहीं पर नौकरी लगा हुआ है। तो ऐसे केस में वो बोलता है कि जब मेरी सैलरी आएगी तो आप मेरी सैलरी से ही मेरे लोन की जो किस्त है उसको आप काट लीजिए। जैसे हम मोबाइल लेते हैं, ईएमआई पे मोबाइल लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें किस्त भरनी होती है, लेकिन जो ऑटो डिडक्शन होता है बैंक के एंड पे, आजकल आता है बैंक में कि आप ऑटोमेटिकली जो है जैसे ही आपकी तनख्वाह है उसमें से वो पैसा कटवा सकते हैं। वैसा ही ये है, यहाँ पर सदस्य एक समझौता करता है कि मैं फला एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करता हूँ और जैसे ही मेरी सैलरी आए उस सैलरी में से काट करके मुझे सैलरी दी जाए जो भी मेरी किस्त बनती है। तो यहाँ पर जो है इसके दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती की जा सकती है। अब मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर ये नौकरी करता है, वहाँ पर जिस जगह पे नौकरी करता है वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी या इसका जो सेट है, वो सैलरी में से जो सोसाइटी की ईएमआई है या जो सोसाइटी को किस्त जानी है उसको काटना भूल जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप ये जाकर के कोई नहीं बोल सकता कि इसमें मेरी गलती नहीं है, नहीं काटा तो ठीक है, आज इस बार सैलरी ज़्यादा आ गई तो चलो हम इसकी मिठाई खरीद के खा लेते हैं या पार्टी कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। अगर एम्प्लॉयर कटौती नहीं करता है तो व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो 14 दिनों के अंदर, कितने दिनों में, 14 दिनों के अंदर अगर उसके सैलरी में से कटौती होकर सोसाइटी को पैसा नहीं गया है तो वो जाकर के सोसाइटी को ये पैसा दे दे। अब इसके अंदर कुछ जो है कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया हुआ है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 366 में दिया हुआ है। 366 में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से रेलवे, खान और तेल क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों पे ये लागू नहीं होता। वो अपनी जो है किस्त जो है वो अपने एम्प्लॉयर से नहीं कटवा सकते, उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि पहली चीज तो अगर वेतन में से कटौती नहीं है तो कितने दिनों के अंदर सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो अपनी किस्त जमा करें, 14 दिनों के अंदर। और दूसरा, किस आर्टिकल के तहत जो है वो आर्टिकल रेलवे, खान और ऑयल फील्ड में कार्यरत व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्टिकल 366 के तहत ये लागू नहीं होता है रेलवे, खान और तेल क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों पर। नेक्स्ट है सेक्शन 42, चार्ज एंड सेट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सदस्यों की पूंजी में शेयर या हिस्से पर दावा और समायोजन। अगर किसी ने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद में वो उसे चुका नहीं रहा है, तो सोसाइटी के पास ये भी अधिकार है कि वो उसके शेयर या फिर उसने जो डिपॉजिट यानी जमा कर रखा है या फिर उसको जो लाभांश मिलने वाला है यानी डिविडेंड मिलने वाला है उसमें से उसकी किस्त को या उसके लोन को काट सके, ये अधिकार है। ठीक है, किसमें, शेयर जमा या लाभांश पर से। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है कि शेयर आपने खरीद रखा है किसी सोसाइटी में, डिपॉजिट करवाया रखा है, उसमें से भी काट सकते हैं, और जो आपको डिविडेंड मिल रखा है उसमें से भी काट सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल बैंक है, फाइनेंशियल बैंक कौन सी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। हमने 2 तरह की बैंकों का जिक्र किया था, जो हमारा चैप्टर 2 है उसके अंदर 4th सेक्शन के अंदर जो चैप्टर 1 के 2nd सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर फाइनेंशियल बैंक और नेशनल बैंक दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बैंक किसे माना जाएगा वो आप लिखेंगे। तो फाइनेंशियल बैंक को समिति के रिजर्व फंड पर दावा नहीं होगा। अब मान लीजिए फाइनेंशियल बैंक है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ मेंबर्स पे लागू नहीं होती। अगर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी की मेंबर है तो उसे भी टेक्निकली मेंबर ही बोला जाएगा, उस पर भी लागू होता है। तो जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक ने किसी सोसाइटी को जो है ऋण दे रखा है और वो सोसाइटी लैंड डेवलपमेंट बैंक को वापस अपना लोन चुकता नहीं कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर फाइनेंशियल बैंक बोलती है कि मैं तुम्हारा जो पीएफ का पैसा है, जो पीएफ तुमने जमा कर रखा है उसमें से अपने लोन को काट लूंगी। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पीएफ जो होता है वो किसका होता है, पीएफ आपको जनरली पता है कर्मचारियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, कर्मचारियों के लिए, और ये कर्मचारियों के भविष्य के लिए होता है जो अपनी सैलरी में से कटवाते हैं। तो ऐसे के अंदर ये जो सोसाइटी वर्क कर रही है इसमें कर्मचारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं।
लेकिन इनका जो बिजनेस जो चलता है या इसको मैनेज करते हैं वो मैनेजमेंट कमेटी करते हैं, इसके मेंबर्स करते हैं। तो ऐसे केस में कर्मचारियों का पैसा जो है वो नहीं काटा जा सकता। आप समझ रहे हैं एक बात को? जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है किसी सेठ के यहाँ पे एक ढाबे में काम करता है और सेठ ने लोन ले रखा है, तो जिससे लोन ले रखा है वो आकर के ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारे जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह का पैसा है जो लेकर के चला जाऊंगा अगर तुमने लोन नहीं उठाया है, तो लोन नहीं चुकाया तो ऐसा है कि जो कर्मचारी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो लोन ले रखा है वो मालिक ने ले रखा है। तो इसलिए पीएफ पर जो है रिजर्व फंड जो है और पीएफ उसके अंदर जो है ये दावा नहीं होगा। पहली बात पीएफ है और दूसरा है रिजर्व फंड। जो भी उन्होंने रिजर्व फंड रख रखा है उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए, उसके ऊपर भी ये दावा नहीं कर सकते। डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ रिजर्व फंड रखा जाता है, आगे हम देखेंगे कि कितना जो प्रॉफिट में से फंड जो है उसको रिजर्व रखा जाता है ताकि ये इनकी डेली गतिविधियां जो हैं उनको चला सकें। तो अब आपको ध्यान रखना है कहाँ पर दावा नहीं होगा, रिजर्व फंड पे दावा नहीं होगा, भले ही वो किसी तरह का रिजर्व फंड हो, किसी तरह का पीएफ हो। सदस्य की पूंजी में हिस्सा किसी भी न्यायालय के आदेश के तहत जब्त या बेचा नहीं जा सकता। यानी सदस्य का जो पूंजी में हिस्सा है वो कोई भी न्यायालय बोल दे तो उसको जब्त नहीं किया जा सकता या बेचा नहीं जा सकता। इसके ऊपर अधिकार किसका होगा? सोसाइटी का होगा। अगर कोई कोर्ट बोले तो कोर्ट के आदेश पे इसको बेचा नहीं जा सकता। सेक्शन 43 है एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस, फीस एंड ड्यूटीज। कुछ करों, शुल्कों और शुल्कों से छूट। दो बार आ गया क्या? कुछ करों और शुल्कों से छूट। तो यहाँ पर क्योंकि सहकारी आंदोलन को सरकार को बढ़ावा देना है और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने, वो वर्क करें, काम करें, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ जो टैक्सेस हैं, जो फीस है और कुछ ड्यूटीज़ हैं उनसे इनको छूट दी जाती है। कंपनीज में जैसे नहीं दी जा सकती है, लेकिन कंपनी में नहीं दी जा सकती है, ये सब चीज़ें चलती है, लगती है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए है, आम लोगों की वित्तीय जो हालत है उसको सुधार करने के उद्देश्य से इन सोसाइटीज़ को बनाया जाता है, तो सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क पर, यानी स्टाम्प शुल्क पर छूट दी जाती है। जैसे ही हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं, ऐसे केस में स्टाम्प ड्यूटीज़ लगती है, और भी बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है। रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य करों से छूट दी जाती है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के कुछ प्रावधान सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके कुछ प्रावधान जो हैं सेक्शन 17 के, वो इस पर लागू नहीं होते। उसके अंदर बेसिकली ये जो रजिस्ट्रेशन फीस और ये सब चीज़ें आती है जो इसके अंदर लागू नहीं होती है। तो ये हमारा चैप्टर 5 और 6 था, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो प्रिविलेजेस जो दी जाती है सहकारी समितियों के, विशेषाधिकार क्या होते हैं, चुनाव चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसके नोट्स आप साथ ही साथ बनाते चलिए। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ जो है एमसीक्यूज को देखते हैं। सहकारी समिति के चुनाव किसके अनुसार आयोजित किए जाएंगे? राज्य सरकार के निर्देश, इस अधिनियम और नियमों के प्रावधान, समिति के अध्यक्ष का निर्णय या सदस्यों की सहमति। यानी राज्य सरकार के निर्देश नहीं होंगे, इस अधिनियम यानी इस एक्ट और नियमों के प्रावधान, बाईलॉज में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? ओबियसली ये राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। अध्यक्ष और ये तो कर नहीं सकते क्योंकि ये राज्य से रिलेटेड है। चुनाव प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव प्राधिकरण यानी इलेक्शन अथॉरिटी क्या करेगा? समिति के सदस्यों का चयन करना? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है चुनावी रोल तैयार करना और चुनाव संचालित करना, समिति के बजट को मंजूरी देना, ये सब तो नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर है चुनावी रोल तैयार करना और चुनाव संचालित करना। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया किस स्थिति में स्थगित की जा सकती है? सदस्यों की अनुपस्थिति नहीं, अगर कोई वोट देने आए या ना आए इससे चुनाव नहीं रोका जा सकता। प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था का टूटना, इसके तहत रोका जा सकता है। समिति के अध्यक्ष का निर्णय नहीं, और चुनाव प्राधिकरण की इच्छा तो कुछ होती नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो सही है। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने देखा था कि चुनाव अधिकारी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? चुनाव प्राधिकरण करता है। चुनाव का खर्च कौन वहन करता है? जो सोसाइटी है वही करेगी।
नेक्स्ट है, चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश किसके लिए बाध्यकारी है? केवल समिति के सदस्य, केवल समिति का अध्यक्ष, समिति और उसके सदस्य, केवल राज्य सरकार? तो यहाँ पर समिति और उसके सदस्य दोनों के लिए यहाँ पर बाध्यकारी है। जितने भी सदस्य होते हैं, जो कमेटी होती है, सबके लिए होता है। कैजुअल रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय में आयोजित किया जाना चाहिए? जब किसी सोसाइटी के अंदर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है जिसकी डेथ हो गई, या फिर कोई मेंबर है जिसने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में जो सीईओ है वो किसको इन्फॉर्म करता है? सीईओ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करता है। और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के बाद में यहाँ से जो है इसके लिए री इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसको जो इन्फॉर्म करने का जो समय है वो कितना है? जब भी कोई वैकेंसी अराइज हो, जब भी कोई रिक्ति आए, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 6 मंथ्स। ये हमारा जो है सेक्शन 39 के अंडर आता है। सहकारी समिति का ऋण किस पर प्रथम दावा है? सहकारी समिति का ऋण सदस्य की संपत्ति, सरकारी ऋण, बैंक ऋण, अन्य समितियों का ऋण, ये सदस्य की संपत्ति के ऊपर प्रथम दावा है। सरकार सदस्य की जो संपत्ति होगी उसके ऊपर इसका प्रथम दावा किया जाएगा। ये कहां पर? ये जो सेक्शन 38 है कि कुछ संपत्तियों पर सहकारी समिति का पहला अधिकार। पहला अधिकार का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए किसी एक इंसान ने सहकारी सोसाइटी से लोन ले रखा है, और लोन लेने के बाद में सहकारी सोसाइटी से भी उस जमीन पे लोन लिया, और दूसरी जगह जाकर के उसने जो बैंक्स हैं, पीएनबी से भी ले लिया, उसने एसबीआई से भी ले लिया, तो सहकारी सोसाइटी जो है उनका पहला अधिकार होगा। जब ये किसी लोन के एवज में ये जब्ती के लिए जाएंगे, किसी भूमि की जब्ती के लिए जाएंगे, और वहाँ पर जैसे इस जमीन के पास में पहुँचे, और जिस जमीन पे पहुँचे तो वहाँ पर एक एसबीआई का मैनेजर भी आ जाता है, पीएनबी का आ जाता है, और सहकारी सोसाइटी का भी आ जाता है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आ जाता है। तो सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को ये अधिकार है कि वो अपने ऋण की वसूली करें। ये सेक्शन 38 में दिया हुआ है। इसके बाद में जो पैसा बचेगा उससे एसबीआई और पीएनबी की वसूली की जा सकती है। तो सेक्शन 38 को आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहला अधिकार दिया हुआ है कि सबसे पहले जो अधिकार किसका होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट जो है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। तो ये निश्चित करती है कि किसी भी सहकारी सोसाइटी को कोई नुकसान किसी तरह का ना हो। अगर सदस्य ने ज़्यादा बैंक से लोन लिया हुआ है फिर भी सहकारी समिति को पहला अधिकार होगा। अचल संपत्ति पर भी पहला अधिकार होगा। अगर किसी ने लोन लिया है तो सबसे पहला अधिकार किसका होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो पहला दावा किस पर होता है? केवल फसल, केवल मवेशी, फसल, मवेशी और अन्य संपत्ति, सभी पे पहला दावा होता है। पहला दावा सहकारी समिति का होता है, उसके बाद में बाकी जो लेनदार हैं उनको दिया जाएगा। सहकारी समिति के प्रथम दावे के बावजूद किसका दावा प्राथमिकता रखता है? तो राज्य का भू राजस्व, जो भू राजस्व डिपार्टमेंट है, अगर उसका कोई बकाया है तो वो पहले चुकाया जाएगा सहकारी समिति के दावे के बावजूद। ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी कोई बकाया है तो वो पहले चुकाई जाएगी, उसके बाद में सहकारी समिति आएगी। लेकिन टेक्निकली सबसे अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम दावा है वो किसका होगा, सहकारी समिति का ही माना जाएगा। यहाँ पर सहकारी समिति के प्रथम दावे के तहत संपत्ति का हस्तांतरण कब वैध होगा? संपत्ति को ट्रांसफर कब किया जा सकता है? अगर किसी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद में वो चाहता है कि मैं किसी और को ट्रांसफर करूं या इसका पहचान करूं, तो वो तभी हो सकता है जब सोसाइटी जो है उसको लिखित अनुमति दे। लिखित अनुमति के पहले नहीं हो सकता। पंजीकृत समिति के ऋण के लिए सदस्य की अचल संपत्ति पर चार्ज कैसे बनाया जाता है? तो अचल संपत्ति है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, ये पंजीकरण के बिना भी की जा सकती है। लेकिन जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति जैसे आपके पास में गाय है, भैंस है, कोई ट्रैक्टर है, इस तरह की है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा के बनाया जाता है। अचल संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन के बिना ही इस पे चार्ज बनाया जा सकता है। संयुक्त खेती समिति में भूमि का पंजीकरण कैसे होता है? सरकार के आदेश से, समिति के बाईलॉज के अनुसार, सदस्यों की सहमति या बैंक के आदेश से? तो समिति के बाईलॉज के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
संयुक्त खेती समिति में भूमि का समझौता कहाँ पंजीकृत होना चाहिए? कहाँ पंजीकृत होना चाहिए? ये सब रजिस्ट्रार के पास में होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि सब रजिस्ट्रार के पास में जाकर के जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी जो है उसकी जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, सहकारी समिति के दावों को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती किसके द्वारा की जाती है? एम्प्लॉयर के द्वारा। जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर लगे हुए हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपकी कंपनी है, वहीं से इसकी कटौती की जाती है। सहकारी समिति के सदस्य के वेतन से कटौती के लिए क्या आवश्यक है? तो सदस्य का समझौता। सदस्य जो है वो पहले एक समझौता करता है, एक करार करता है कि मेरी यहाँ पर मैं काम करता हूँ और यहाँ से आप मेरी सैलरी से पैसा काट सकते हैं, उसके बाद उसे लोन दिया जाता है। तो ये समझौता जरूरी है। सहकारी समिति के शेयर या पूंजी में सदस्य की रुचि किसके खिलाफ सुरक्षित है? ये जो समिति के शेयर या पूंजी है उसको कौन नहीं बेच सकता? अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि कोई भी जो है कोर्ट के आदेश पर उसको बेचा नहीं जा सकता, यानी अदालती डिक्री में उसको बेचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, सहकारी समिति को किससे एग्जम्पशन होती है? स्टाम्प ड्यूटी से होती है, आयकर, जीएसटी, यानी ये सभी से उसको जो है छूट प्राप्त होती है। सहकारी समिति के शेयरों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए? शेयरों से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनका पंजीकरण जो है भू राजस्व अधिनियम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड है। तो पंजीकरण अधिनियम 1908 के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। लेकिन सेक्शन 17 के अंदर अभी हम पढ़ा है कि सेक्शन 17 की कुछ धाराएं जो हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सहकारी समिति के शेयरों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं है? तो 1908 का सेक्शन 17 है, उसके कुछ भाग यहाँ पर लागू नहीं होते, अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर आएगा 1908 ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे भी कोई डाउट होता है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।